हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। और मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। मैं हूं आपका अंग्रेजी का अध्यापक यानी कि इंग्लिश टीचर। और आज जो मैं करने वाला हूं वो बहुत ही खास है, क्योंकि हर कोई इंग्लिश समझ लेता है, इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी बोल लेता है, लेकिन आजकल टाइपिंग का ज़माना आ गया है, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है और फ़ोन के ऊपर हमारे अंगूठे ज़्यादा काम करते हैं, कलम कम काम करती है। तो इस वजह से बहुत से लोगों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है। जैसे अंग्रेज हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी आती है और समझ में आती है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज से भी कहोगे ना भाई इंग्लिश में मुझे एक लेटर लिख कर दे दे या तुम मुझे 10 लाइन लिख के दे दो, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी ज्यादातर अंग्रेजों की। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। उसका कारण क्या है? अगर आपको मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे हिंदी में एक पेज लिख कर दे दीजिए जो भी आपके मन में है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो गया। की गलती होगी, छोटी ई बड़ी ई की गलती होगी, कहाँ हलंत लगना है, कहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगना है, ये सारी चीजें आप गलत करोगे, हाँ या ना? तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से मैं आप लोगों को इंग्लिश लिखना सिखाऊंगा। और मैं इतनी जल्दी सिखाऊंगा जितना यूट्यूब पर किसी ने आज तक नहीं सिखाया होगा, ये मेरी गारंटी है। सीखना चाहते हो तो जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है भाई? तो चलो शुरू करें। किस किस को जीरो से इंग्लिश लिखना सीखना है, लिखना किस किस को सीखना है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ जाता हूं सीधा सीधा। मैं आपको कहता हूं कि जीरो से आज मैं आपको अंग्रेजी लिखना सिखाऊंगा। लिखना सीखें, ठीक है? और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी के अभी आप सबको सिखाऊंगा। जो जो मेरे साथ है लाइक कर दो। देखो दोस्तों, ये है जीरो और जीरो से इंग्लिश, बस हो गया। जीरो से आपने इंग्लिश लिखना सीख लिया। चलो जोक्स अपार्ट दोस्तों, देखो जीरो से इंग्लिश लिखने का आपका मतलब क्या है, आपका तात्पर्य क्या है? वो इसलिए कि जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर कहते हैं कि बेटा काऊ पे एस से लिखो, मदर पे एस से लिखो। आजकल मुझे पता नहीं कि ज्यादातर ये चीजें होती हैं नहीं होती हैं। और छुट्टियों का जब हमें होमवर्क मिलता था, हमें बोला जाता था कि आप कम से कम 40 ऐसे लिखने हैं आपको। 40 प्रस्ताव हम लिखते थे, इंग्लिश के भी हिंदी के भी, ठीक है? मैथ्स की टेबल लिखते थे, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले, जो भी उस क्लास के अकॉर्डिंग होता था। हमको तो पूरी बुक कहते थे कि ऐसी की ऐसी छाप दो, है ना? 10 इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स बन जाती थी हॉलीडे होमवर्क की। आज का पता नहीं क्या चल रहा है। तो आजकल के बच्चे तो ऐसे ही सीखेंगे कि भाई जीरो से आपने इंग्लिश लिखना सीख लिया, ठीक है? अब जो बाकी रियल में सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ रहें, ठीक है? जो रियल में सीखना चाहते हैं ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, ठीक है? इंग्लिश में कितने आपके अक्षर हैं वो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ध्यान हो, पहले क्या हुआ करता था, पहले जो इंग्लिश की किताबें आती थी उसमें आपको ये आता था, याद है? ये सबको याद है? बचपन में जब आपने अंग्रेजी की किताबें देखी हो तो आपको ये मिलता था। आजकल क्या मिलता है? आजकल बस ये मिलता है, ये मिलता है। तो इसी वजह से बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने इंग्लिश सीखी तो थी यहां से, अब ये चीजें आ गई, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और हम बड़ा खुश हुए थे जब हमारी ये किताब हट के नोटबुक और इस तरीके के जब रजिस्टर आ गए थे, तो हम तो बड़े खुश हुए थे, क्योंकि उस टाइम तक ये मान लिया जाता है कि भाई बच्चे को अंग्रेजी बोलनी आ गई है, ठीक है? तो इंग्लिश लिखने का ना एक रूल होता है कि आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का पता होना चाहिए। तो दोस्तों रिटन इंग्लिश में स्मॉल लेटर, टोटल आपको मैं ये बता दूं, ये सारे होते हैं 26 लेटर्स, पता ही होगा सबको। इंग्लिश में 26 होते हैं आपके शब्द, सॉरी लेटर यानी अक्षर, ठीक है? और इन्हीं अक्षरों से बनते हैं आपके अंग्रेजी के शब्द, और शब्दों से ही आपकी पूरी अंग्रेजी बनाई जाती है,
ठीक है, तो आप इंग्लिश लिखना कैसे सीखोगे? पहला कदम जो है आपका, वो ये बात को समझना जरूरी है कि स्मॉल लेटर्स की जो अंग्रेजी है वो होती है ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर हैं उनको ऐसे लिखा जाता है जिसमें सब बड़ा होता है। तो दोस्तों अगर आपको कैपिटल लेटर यहां लिखने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी पता है कैसे लिखना होता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब आपको यह नहीं पता कि इनको कैसे लिखें। अब मैं आपको ना दो शब्द लिख कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां पे कहूंगा फैन, मैं लिखूंगा यहां पे फैन, मैंने क्या लिखा? FAN, फैन, ठीक है। मैं इसका रंग बदल देता हूं ताकि आपको इसमें और क्लैरिटी से दिखाई दे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लिखूंगा गन, तो गन मैं कैसे लिखूंगा? गन मैं लिखूंगा ऐसे GUN, गन। तो आप अगर देख रहे हो यहां पे मैंने लिखा था फैन, तो F का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लिखा गया यहां पर। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो भी आप देख रहे हो हर किसी की एक लाइन है, ये हर किसी की लाइन है, ये हर किसी की लाइन है दोस्तों, ये है हमारी लाइन। इस लाइन को मत भूलना, एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है। तो जब भी आप इंग्लिश लिखते हो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, एक तो ये ऊपर आएंगे, ये ऊपर आएंगे अलग से, ये नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर दिखेगा, ये ऊपर दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ये नीचे दिखेगा। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आपकी अंग्रेजी में कईयों की देखता हूं कि नाम लिख दो समीर, तो कई क्या लिखेंगे? SAMEER। ऐसे अगर आप लिखोगे तो क्या ये सही है? आपकी जो ग्रामर है ना वो तो एक सेकंड पार्ट है। आगे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अंग्रेजी को सही तरीके से लिखना। तो आप लिखना कैसे सीखोगे? आप लिखना सीखोगे जब आपको पता हो कि ये जो ABCD वाली ये जो मैंने बीच की लाइन खींची है ये एक लाइन में रहेगी हमेशा। जैसे इनकी भी अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये एक लाइन रहेगी हमेशा, ये Y नीचे आएगा, बाकी ऊपर कुछ नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं इस तरीके से लाइन बना देता हूं, ये मैंने लाइन बना दी, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने यहां पर लिखा, किसी का भी नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया राम, तो R कैपिटल में आएगा, AM आपका छोटा आएगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहां पर लिखता हूं फैन हो गया, गन हो गया, मैं लिखता हूं इसमें क्या लिख दें हम? होटल लिखता हूं। तो मैं अगर होटल लिखूंगा तो H ऐसे आएगा, फिर T ऐसे आएगा, E ऐसे आएगा और L ऐसे आएगा। तो आप देखो ये जो नीचे वाली लाइन है ना इसमें सारा आ जाएगा। ये कब तक आएगा? जब तक कि ये Y, अगर मैं मान लो यहां पर लिखने की कोशिश करूं, मैं एक चीज और आप लोगों को यहां आगे बढ़ा देता हूं। मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर इसमें लिखने की कोशिश करूं, कोई भी ऐसा अक्षर मुझे बताओ। हाँ, मैंने J से मैंने लिखा जज, जज लिखता हूं मैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा J, फिर U, फिर D, फिर G, फिर E। तो देखा जो J और G है सिर्फ वही नीचे आया है और कुछ भी नीचे नहीं आया। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान देना है कि इंग्लिश कैसे लिखना सीखोगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो इसके बाद आप क्या करोगे? स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आपको लिखना आ गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपका वो रहेगा यहां पे कि हाउ टू रीड अ वर्ड। तो वर्ड आप पढ़ोगे कैसे? किसी भी अक्षर को पढ़ने के लिए लिखना आपको पता चल गया कि बीच वाली दो छोटी लाइनों में लिखना है, ठीक है, लेकिन आप इसको यहां कैसे पढ़ोगे? कैसे?
अगर किसी ने आपको हिंदी का शब्द बोला है तो जो ये अ होता है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ए। इसको आप ए फॉर एप्पल जरूर बोलते हो, लेकिन दोस्तों ये जब अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो ये अ पढ़ा जाएगा। कैसे? अगर मैं कहता हूं र, तो हिंदी का र, म और न, इन सभी के साथ आपका जो अ है वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये है स्वर। स्वर यानी कि वावल, और बिना वावल के कोई भी शब्द नहीं बन सकता। बिना वावल के कोई भी शब्द नहीं बन सकता। तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि र म न हिंदी में कोई भी नाम हो तो वो हर अक्षर में क्या छुपा है, आपका ये स्वर छुपा है। तो ये बन गया, इसको जोड़ेंगे तो र, म अ को जोड़ा तो म, और न अ को जोड़ा तो न। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा रमन। ठीक है, इस तरीके से नाम बनता है। ओके, अब आपने देखा कि जहां जहां अ आया है, शुरू के दो में हमने लिखा ए और हमने लिखा एन। लास्ट में जो स्वर है वो नहीं लिखा जाता, इसीलिए क्योंकि वहां आपका जो अक्षर है वो खत्म हो रहा है, शब्द खत्म हो रहा है। तो जहां आपने देखा र म न। अब अगर देखिए गगन है, जी के साथ अ और न के साथ भी अ, तो ये क्या बन गया, गगन। तो इसी तरीके से ये बना ग ग न, और ये ए आएगा और एन। तो अगर कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, कि बेटा ये चीजें लिख दो, तो आप लिखोगे कैसे, इन चीजों को ध्यान में रखें कि कोई भी अगर हिंदी में नाम बोला है ना किसी का, तो उसका हमेशा स्वर के साथ ही होगा। ठीक है, तो हिंदी में हमेशा क्या होता है, स्वर होता है। ओके, इंग्लिश में वावल, उसके बिना कोई भी जो आपका शब्द है वो नहीं बनता। इसी तरीके से देखिए, तो अभी तक हमने क्या देखा था, अ का देखा था। अब देखते हैं नई चीज। अगर कोई कहता है कि रा, तो अगर उसने हिंदी में रा बोला है तो र के साथ आ आएगा। ये भी क्या है, हमारा वावल है, यानी कि स्वर। तो इस तरीके से हम ना एक शब्द को पढ़ पाएंगे। हमारा जो पढ़ने का तरीका है इंग्लिश को रीड करने का, वो भी हमें इससे पता चलता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन। फिर म के साथ अ है, ठीक है, क्योंकि खाली तो कभी नहीं रहता कोई भी अक्षर हिंदी का। तो ये बन गया राम। तो ये यहां पर ये लिखा हुआ है और यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया राम। फिर क आ र अ, जैसे ये बन गया कार। यहां पे आप देख सकते हैं ये बन गया कार। तो ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल इसीलिए दिए ताकि जो छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है, जब उसको नाम बताए जाते हैं छोटे छोटे, कार, घर, ठीक है, मकान, दुकान, ये छोटी छोटी चीजें वो कैसे पढ़ेगा, वो यहां से पढ़ेगा। अब दोस्तों बात आती है इंग्लिश को लिखने की। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हाउ टू राइट इन इंग्लिश। अब कई मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ईमेल लिखना होता है, हमें लेटर लिखना होता है, या हमें कोई भी मतलब एक बिजनेस ग्रुप्स आपके लोगों के होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, व्हाट्सएप के हो गए, आज के दिन व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, तो आपको इनमें मैसेजेस करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, मैसेजेस करने पड़ते हैं। तो कईयों की ये तकलीफ होती है कि भाई हम कैसे जवाब लिखें, व्हाट्सएप में मैसेज इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप ईमेल कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा जवाब देता हूं आप सभी को। अगर इन तीनों में क्या होता है, इन दोनों का होता है एक फॉर्मेट होता है, ईमेल का भी लेटर का भी। ठीक है, जैसे इनका हेडर होता है, मेन बॉडी होती है, ठीक है, फिर आपका सैल्यूटेशन वगैरह आती हैं, ये होता है इनका लेटर का, ईमेल का एक प्रॉपर क्या कहते हैं, फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल और इसके फॉर्मेट्स सीखने पड़ेंगे। फॉर्मेट्स आपको एक बार देखने पड़ेंगे, कम से कम आप 2 से 4 फॉर्मेट जरूर इनके देख लीजिए।
आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप जहां काम के सिलसिले में आप बिजनेस करते हो, तो आपको जिस तरीके की ईमेल आती है, जिस तरीके की ईमेल आपको भेजनी होती है, तो आप पहली बात तो उसका फॉर्मेट चेक कर लें। दूसरी बात आती है जो रूल होते हैं उसके, कि जैसे मेन बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, फिर जो सैल्यूटेशन है वो क्या होगी। अगर आपको ये 2 या 3 चीजें फॉर्मेट से पता चल गई, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है। वो एक चीज क्या है, आपकी इंग्लिश। आपकी इंग्लिश। तो अगर आपको ग्रामर आती है तो इन सब के लिए मैं कहता हूं, इन सब के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी अंग्रेजी की ग्रामर। और ग्रामर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। ग्रामर में आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर। आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप ईमेल लिखते हो या लेटर लिखते हो या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 या 3 तरीके के सेंटेंस टाइप लिखने पड़ते हैं। सबसे जो सिंपल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई लोग क्या करते हैं इसमें, कई लोगों को यह समझ नहीं आता शुरू कहां से करूं, ठीक है, वर्ब में क्या लगाऊं, ऑब्जेक्ट में क्या लगाऊं, ठीक है। तो आपको ये चीजें सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के रूल से समझ आएंगी। पूरा आपको टेंसेस इसमें करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए आपको कंजंक्शंस भी समझने पड़ेंगे। और आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज करते हो, उनके लिए आपको प्रेपोजिशन समझना पड़ेगा। तो ये मैं चीजें इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों कि कई बार ना आपको YouTube के ऊपर कोई भी कह सकता है इंग्लिश में लिखना सीखें, आपको स्पेलिंग के रूल्स बताए जा सकते हैं, लेकिन जो लिटरली जो आपको हाथ से अंग्रेजी जो लिखनी है, जो आप लिखते हो, उसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी इन 3 चीजों का, टेंसेस का, कंजंक्शंस का, प्रेपोजिशंस का। तो अगर आपने ये मेन पार्ट है, ये मेजॉरिटी है, ये मेन पार्ट आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपकी ईमेल और लेटर का सिर्फ आपको कहीं से फॉर्मेट पता चल जाए, आप आसानी से लिख सकते हो। अब इनके अलावा कुछ रूल्स हैं किस चीज के, राइटिंग के। अगर आपने वो राइटिंग के रूल्स अप्लाई नहीं किए तो भाई आपकी कितनी भी अच्छी ग्रामर हो, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके बॉस, आपके सीनियर्स निकालेंगे और फिर आपका मजाक बनेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो जब आप व्हाट्सएप के मैसेजेस की बात करते हो, ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये फ्रेजेस हैं, इनको अगर आप याद कर लोगे तो ये बहुत काम आएंगे आपके छोटे छोटे रिप्लाई करने में, जो कि आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से मेरे साथ ये चीजें कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे रूल्स, ठीक है, राइटिंग के रूल्स। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं भाई कुछ करो, डू समथिंग, ये आसान है, इट्स इजी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसे बुलाओ, कॉल हिम, देर मत करो, डोंट डिले, बैठ जाइए, हैव अ सीट, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, कुंडी लगा दो, लैच द डोर, और जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। तो ये जितने भी छोटे छोटे आप फ्रेजेस देख रहे हो, ये आपको व्हाट्सएप मैसेजेस पर रिप्लाई करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। इनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, चाहे रट्टे मार लेना। ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूं, इन सब छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपको याद करना है, इनमें आपको ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। वो बड़े सेंटेंसेस में आता है। फिर अगर आपको कहना हो यहां आओ, कम हियर,
झांको मत, झांकना। डोंट पीप, साथ आओ, कम अलोंग, टालो मत। डोंट पोस्टपोन, समय पर आना। आप कह रहे हो कम ऑन टाइम, जल्दी मत करो। डोंट रश, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, दूसरी तरफ खिसकना। आप कह रहे हो स्कूट ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लो आप कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में, आप कहीं भी गए हुए हो, तो आप अगर किसी को कहना हो कि भाई थोड़ा सा उस तरफ खिसकना, आप सीधा सीधा कहिए प्लीज स्कूट ओवर। प्लीज लगा दो ताकि थोड़ा पोलाइट हो जाओ, और फिर कहो स्कूट ओवर, यानी थोड़ा खिसक जाओ। फिर है मेरा हाथ पकड़ो, यानी कि होल्ड माई हैंड। फिर दिमाग से काम लो, यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। तो ये चीजें हो गई बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, जिससे आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसका आइडिया हल्का हल्का आपको हो जाएगा। अब बारी आती है मेन चीज की। तो इंग्लिश में अगर आपको लिखना सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत आप कैसे करोगे, हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, छोटी सी चीज है, बहुत काम की है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फोकस करो स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको अगर कोई नॉर्मल बात बोलनी है, आपको कहना है कि ये चीज ऐसी है, स्टेटमेंट देनी है बस। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये टेंसेस वाली चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे आप कह रहे हो कि भाई वो अंग्रेजी बोलता है, आपने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश, सिंपल। अब अगर आपको कोई नेगेटिव बात लिखनी है, राइट करनी है, तो आप क्या सोचोगे, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सोचो इंग्लिश में। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो फिर आप कहोगे कि भाई सब्जेक्ट के साथ जो भी मैं टेंस यूज कर रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट में बोल रहा हूं, पास्ट में या फ्यूचर में, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर ये नॉट जरूर लगेगा, फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह मुझसे प्यार नहीं करती, आप कहोगे शी डज नॉट लव मी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मुझे तो यार कोई ऐसी बात बोलनी थी जिसमें लगातार काम होता हो। तो आप अगर सोच रहे हैं कि फिलहाल जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऐसा कुछ आपको लिखना हो कि मैं फिलहाल ये काम कर रहा हूं, तो आप ईमेल में, लेटर में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे लास्ट में, लेटर में, ईमेल में, या कहीं पे भी आप डायरी राइटिंग लिखते हैं, तो आप मुझे सवाल बना के छोड़ना है। तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे सवाल बनाना है, आप दिमाग में लेके आइए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होता है, इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। किस चीज की, सवाल पूछने की। तो आपने सोचा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप ऐसे पूछ सकते हो ना कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, डू आई नो यू, डू आई नो यू। ऑलराइट, तो ये हैं आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिनको आप किसी भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले सोचेंगे। ठीक है, आप समझेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। अब बेसिक रूल जो इंग्लिश लिखने के हैं वो ये हैं दोस्तों। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सब कुछ सही लिख देंगे, ये रूल पर ध्यान नहीं देंगे। ये बड़े बेसिक छोटे छोटे रूल हैं, ध्यान देना। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। ये क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस। कोई भी नया वाक्य अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है, कोई भी वाक्य लिखना है, हमेशा उसका पहला लेटर, पहला अक्षर क्या लिखोगे, हमेशा वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। क्योंकि कैपिटलाइजेशन रूल कर रहे हैं कि कहां कहां कैपिटल लेटर आएगा। मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरू में आपको दिखाया था स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर कहां कहां आएगा, यहां पे। तो अगर मान लो ये शुरुआत हुआ है, ये शी वॉज माई क्लासमेट, तो ये आपको देखना है ये कैपिटल से ही शुरू होगा। जैसे आपने कहा उन्होंने मैच जीत लिया है, तो ये जो टी है, अब यहां पे कई लोग अगर ये लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अगर यहाँ पे कई लोग अगर शी लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? छोटी छोटी ये गलतियां जब आप करते हो तो एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। एग्जाम में जो छोटे बच्चे लिख के आते हैं ना, उसमें मेरा जैसे कोई टीचर होगा, मैं अगर आपका पेपर चेक करूंगा तो बेटा जिस बच्चे ने ऐसे लिखा है उसको मैं फुल मार्क्स दूंगा, जिसने ये किया है मैं उसका आधा नंबर तो आराम से काट ही लूंगा। ठीक है? तो फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाम। नाम जैसे रवि हैज अ फीवर, तो रवि का आर हमेशा कैपिटल में आएगा। अमित वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, तो अमित का ए हमेशा कैपिटल आएगा। आप कहोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। मैंने अगर कहा कि आई मेट रवि येस्टरडे, तो क्या ये सही है? बताओ मुझे। मैंने लिखा आई मेट रवि येस्टरडे, बताओ सही है? दोस्तों कोई भी नाम है हमेशा क्या होगा, आप उसको लिखोगे आई मेट रवि येस्टरडे। तो चाहे तो सेंटेंस के बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे पहले आए, नाम किसी का भी हो, आपका मेरा सबका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और दूसरी चीज, कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मेरा नाम है सतेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह, तो ये जो सरनेम होता है ये भी कैपिटल होगा भाई। कईयों को मैंने देखा है क्या लिखेंगे, जैसे किसी ने लिख दिया रवि गुप्ता, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर कहीं भी अपना नाम ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। नाम हमेशा क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, चाहे आपका फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो, चाहे लास्ट नेम हो। तो गुप्ता जी कैसे आएंगे? गुप्ता जी बड़े शान से ऐसे आएंगे। ठीक है? ओके, क्लियर? अब किसी का नाम है हरिओम तिवारी, हरिओम तिवारी, तो क्या लिखोगे? चल जा भाई तिवारी जी, क्या कर दिया? देखो हरि ओम तिवारी, तो ऐसे लिखोगे आप, यानी ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल। ये है सही तरीका लिखने का। अगर आपने पूरे जिंदगी में कोई भी फॉर्म भरा है यहां के लिए, पासपोर्ट के लिए या राशन कार्ड के लिए, और अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो आपको लिखना है ऐसे। समझ आया आप सबको? आपका नाम कैसे लिखोगे आप अपना नाम? ऐसे। ठीक है जी? चलो अब बारी आती है यूज ऑफ आई। अब दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मे आई कम इन, कई लिखते हैं ना ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। जो आए है अकेला कभी भी ऐसे नहीं आएगा, वो चाहे शुरू में आए या बीच में, हमेशा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। कैन आई सिट हियर, तो ऐसे आएगा। मे आई कम इन, तो वो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना, आपकी आधी गलतियां अंग्रेजी की आज से ही कम हो जाएंगी। आधी गलतियां आज ही आप भूल जाओगे करने। ठीक है? अब सेकंड रूल होता है दोस्तों ये फुल स्टॉप वाला। अरे भाई फुल स्टॉप का मतलब नहीं पता, कई कहेंगे सर पीरियड होता है। अरे पीरियड भी होता है, फुल स्टॉप भी होता है। अब जब आप अमेरिका में हो तो उसको यूएसए में आप कहोगे पीरियड, और यूके इंग्लिश में आप उसको कहोगे फुल स्टॉप। ये होता है आपका फुल स्टॉप। ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वाक्य के अंत में, यानी कि एंड में। कैसे? ध्यान से देखो, जैसे आपने कहा ही इज अ टीचर, आप बाकी के रूल भी देखते जाओ, यहां पे बाकी के सारे रूल यहां लगेंगे। ही का एच कैपिटल है, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। शी का एस कैपिटल है, शी इज लुकिंग स्टनिंग, कि वह बहुत सुंदर दिख रही है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब कोमा दोस्तों, ये होता है कोमा, और कोमा कहां लगता है? जब आपको अपने विचारों को अलग करना हो, या दो सेंटेंसेस के बीच में आपको, फ्रेजेस के बीच में आपको पॉज देना हो। पॉज देना हो, पॉज यानी कि थोड़ा सा रुक के बोलते हो कि आई मेट रवि येस्टरडे एंड ही वॉज लुकिंग ऑसम, तो मैंने ये गैप दिया, कोमा आ जाएगा।
समझ आ रहा है आपको? तो दो फ्रेजेस के बीच में कोमा आ जाएगा। आमतौर पर 1 से लेकर 2 सेकंड का अगर कोई पॉज ले लेता है तो आप समझ लो कि वहां स्पोकन इंग्लिश में कोमा आ जाता है। देखो जैसे सीमा, माय फ्रेंड विजिटेड मी येस्टरडे, तो आप जहां रुक गए ना इंग्लिश में बोलते बोलते, वहां पॉज आएगा आएगा, कोमा आएगा आएगा। जैसे आप कह रहे हो आई, देखो आई कैपिटल है, आई वेंट टू द स्टोर, मैं दुकान में गया था, बट इट वॉज क्लोज, लेकिन वो बंद था। तो देखो कोमा यहां आया हुआ है ना, तो ये बात याद रखनी है हमेशा लिखते वक्त। फिर है दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से सवाल पूछ रहे हो तो उस सेंटेंस के एंड में आपको ये लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक तो WH वाले होते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो सवाल पूछा तो ये लग गया। आर यू स्लीपिंग, अगर किसी ने ये पूछा आर यू स्लीपिंग तो ये लग गया। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप बताना यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा या नहीं लगेगा। आई डोंट नो what she is saying, क्या ये सही है? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस सही है नहीं है? ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप पकड़ना सीख गए ना, मैं कह रहा हूं आप भी मास्टर बन जाओगे। ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां आपको ध्यान देना है। यू हैव टू पे अटेंशन एट एवरी सिंगल पॉइंट। ओके, हर डिटेल पे ध्यान दो। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये आया है एज ए कंजंक्शन, एज ए कंजंक्शन। और देखो अगर तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है तो कभी भी सवाल बनेगा ही नहीं। आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आई डोंट नो हु आर यू, ये सवाल बनेगा। हु आर यू ये सवाल है, लेकिन अगर मैं कहता हूं आई डोंट नो हु यू आर, कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तो ये सवाल नहीं बनेगा। ओके, चलो ये हो गए आपके रूल। इसके बाद थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कभी भी आपको इस तरीके का निशान दिखाई दे अंग्रेजी में, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक इमोशन और थोड़ा सा बात को वजन डालने के लिए, जोर डालने के लिए। जब भी इंसान बहुत गुस्सा होता है, बहुत खुश होता है, सरप्राइज होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं एकदम डरा हुआ होता है अचानक से, तो उसके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है, यानी कि एक इमोशन के साथ पूरा सेंटेंस, उसके लिए आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो ये। ठीक है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी खूबसूरत हो, यानी कि आप खुश हो। ठीक है, जॉय। व्हाट अ प्लेजेंट डे इट इज, आप एकदम से क्या हो? खुश हो या सरप्राइज हो गए हो। ठीक है, ये चीज को देखकर। ओके, तो ये आप लिखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। फिर इसको, जिसको हम क्या बोलते रहते हैं? ब्रैकेट बोलते रहते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट बोलते रहते हैं ना इसको। तो दोस्तों असल में इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आप एडिशनल जानकारी दे रहे हो कहीं पे, और आप कोई ऐसी जानकारी दे रहे हो जिसका बहुत ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं है, ये खासकर आपकी ईमेल्स में और आपके लेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ईमेल्स में, लेटर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है या नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल देखो, ही विल बी बैक आफ्टर वर्क, ठीक है, कि वो काम के बाद वापस आ जाएगा अराउंड 6 PM, ठीक है, अराउंड 6 PM। तो ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी विच इज नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट ये है एग्जांपल, द वेदर आउटसाइड इज ब्यूटीफुल, यार बाहर का मौसम बड़ा मस्त है। ऑल्दो इट माइट रेन लेटर, लेकिन हो सकता है कि बाद में बारिश हो जाए। तो मेन फोकस जो है वो है आपका इस सेंटेंस के ऊपर, लेकिन ये जो है ऑल्दो इट माइट रेन,
ये आपकी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, और इसका इस्तेमाल होता है एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप फोन के ऊपर होते हो, कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, या कुछ भी आपका दोस्त कोई आपको कोई वेबसाइट का एड्रेस दे रहा है, तो क्या कैसे आपको वेबसाइट का एड्रेस देता है, HTTPS, ठीक है। फिर आप इनको क्या कहोगे, इनको क्या कहोगे, तो जब तक आपको नहीं आता तो ये चीजें तकलीफ देंगी। तो देखो, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड स्लैश। ये लिखा जाता है टू सेपरेट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे आप क्या लिखते हैं, यस नो। आपके बचपन में स्कूल में क्या लिखा जाता था, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया है, इनको सेपरेट करने के लिए हमेशा, पता चल गया, अब पता चला क्यों हम ऐसे लिखते थे, क्योंकि इसका काम ही यही है फॉरवर्ड स्लैश का। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस यानी कि ये, इनको फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है, ठीक है। टाइम फॉर्मेट, टाइम बताने के लिए, जैसे आप लिखते हो ना ऐसे, ठीक है, तो टाइम बताने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन मंडे, ट्यूसडे, भाई मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है, समझ में आया। आई वॉज बोर्न ऑन, ठीक है। फिर दोस्तों ये है कॉलॉन, दो बिंदी जहां पे लग जाएं उसको आप बोलोगे कॉलॉन, और जहां एक बिंदी लगे और नीचे कॉमा लगे उसको कहते हैं सेमीकोलन। दोनों को साथ साथ समझ लो, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को। अब कॉलॉन का इस्तेमाल होता है कोई लिस्ट या कोटेशन या डायलॉग के लिए, भाई या तो किसी ने डायलॉग मारा है, या कोटेशन, कोटेशन यानी कि प्राइस के बारे में किसी ने लिस्ट भेज दी, या कोई सिंपल आपको सामान की लिस्ट भेजी है। जैसे आई विल बाय 3 आइटम्स, भाई मैं 3 चीजें खरीदूंगा, तो फिर आपने लिख दिया है सेमीकोलन कि एक पेन, पेपर एंड अ टेबल। भाई मैं ये 3 चीजें खरीदूंगा, तो लिखने के लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड आपने लिखा आई हैव 2 हॉबीज, कि मेरी 2 हॉबीज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डायलॉग को आप क्या बता रहे हो, रनिंग एंड रीडिंग, रनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। अब है सेमीकोलन, ये किसको बताता है, ये सेपरेट करता है दो रिलेटेड, दो एक जैसे आइडिया, एक जैसे क्लॉजेस, लेकिन इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने कहा ही ड्राइव्स अ फरारी, आई ड्राइव एन ऑडी, तो ये दो आपको सेंटेंस अलग अलग यहां से मिलेंगे, लेकिन ये सेमीकोलन ने बता दिया कि भाई वैसे तो सिमिलर हैं, लेकिन इनमें आपस में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है कि भाई मेरे पास ऑडी है, उसके पास फरारी है। जैसे आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, लेकिन इट स्टार्ट्स एट 6 PM, तो आप दोनों कह रहे हो कि यार मुझे ना कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, और आपके दोस्तों ने प्लान बना लिया सुबह का कहीं जाने का, तो आप कह रहे हो कि भाई मेरी सुबह एक मीटिंग है, लेकिन वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है, तो लेकिन आएगा यहां पर, तो ये कॉन्ट्रास्ट आइडियाज कौन बताएगा, सेमीकोलन। ये जब भी आप लिखोगे ना लेटर या ईमेल, ये जितने भी आप पढ़ रहे हो, हर छोटी छोटी चीज की जरूरत पड़ेगी। शुरू में आपको याद कर करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार आदत बन गई, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है जी। चलो, अब ये है दोस्तों जो ऊपर कोमा लगता है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। ये होता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जैसे आपने कैन नॉट का क्या कर दिया, आपने कर दिया कांट। आपने जैसे डू नॉट का क्या कर दिया, आपने कर दिया डोंट। तो ये जो आप कोमा लगाते हो ना यहां पर, यही कोमा क्या कहलाता है, एपोस्ट्रोफे कहलाता है, ठीक है। जैसे इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, और ये फिर क्या बताता है, सेकंड पोजेशन बताता है। आप में से किसी ने पूछा था कि सर आपने ये कहा कि दिस इज रवीज,
तो ये जो है ना, ये जो लगा हुआ है, ये अपोस्ट्रोफे बताता है कि रवि का घर। समझ आ रहा है? तो ये पोजेशन बता रहा है कि दिस इज रविज कार, यानी कि रवि की गाड़ी। फिर दोस्तों ये है आपका हाइफन, ये बताता है जब आपको कंपाउंड वर्ड्स यूज करने हो, जैसे वेल नोन, सेल्फ एस्टीम, कोवर्कर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। और एग्जाम्पल देखो, द इवेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम May 12। तो ये आपको पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, 12, 13, 14, 15, आपने इन सब की जगह क्या लिख दिया, हाइफन लगा दिया, तो एक सीरीज बन गई। ठीक है, क्लियर? तो ये है हाइफन का काम। तो ये आपके राइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो हो गई हैं। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपको बिल्कुल डिटेल में टेंसेस पढ़ने हैं, आपको मेरे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको लाइव क्लासेस मेरे साथ अगर करनी है, कंप्लीट कोर्स करना है स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे संकल्प बैच के साथ। ये 2 महीने का बैच है दोस्तों, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इस कोर्स में हम 40 क्लासेस करने वाले हैं, जिनमें 8 या 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज भी अगर आप जुड़ेंगे तो आपके लिए मैंने रक्षाबंधन पर ऑफर रख दिया है। ये कोर्स अब 2999 की बजाय अब आपको मिलेगा सिर्फ 1199 का। ठीक है, तो 1200 रुपए का ये कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 PM ये कोर्स होता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब देखो मैंने किसका यूज किया, हाइफन का। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, और इंग्लिश लिखोगे तो भाई इनका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। ठीक है, और आपको ढेरों स्टडी मटेरियल मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश के, मेरी ई बुक्स मिलेंगी जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर। दूसरा दोस्तों, 0 लेवल टू हीरो लेवल, ये हमारा 70 वीडियोस का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ये भी रक्षाबंधन ऑफर पे आपको मिल रहा है 1199 पे। ठीक है, तो ये कुछ ही समय तक वैलिड है। इसमें 1000 रुपए तक की आपको ई बुक्स मिल रही हैं, 10 से ज्यादा PDF मिल रही हैं, और जितनी भी क्लासेस होंगी सभी के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, वो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। और दोस्तों आप आज की अगर PDF लेना चाहते हैं YouTube की, तो मेरा WhatsApp चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। आज के बाद जितने भी मेरे YouTube पे वीडियोस आएंगे उन सभी की PDF आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे WhatsApp चैनल पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक मैंने यहाँ चैट पे भी पिन किया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको WhatsApp चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अपडेट्स के लिए, नए कोर्सेज के लिए उस WhatsApp चैनल से जरूर जुड़ें। और कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट है तो हमारे इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 9599170384 या 8222016580। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंग्लिश में बेसिक से कैसे लिखना सीख सकते हैं, आज की क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।